हर 5 सालों में हमारे इलाकों में चुनाव आते हैं। हम लाइन में खड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक बटन दबाते हैं और अपनी उंगली पर लगी नीली शाई के साथ एक सेल्फी इंटरनेट पे पोस्ट करते हैं और बड़े फक्र से खुद को कहते हैं, देखो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रखवाले हैं। लेकिन कभी ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि आपके एक वोट की असली कीमत क्या रह गई है। अक्सर जो उम्मीदवार हमारी तरफ से चुनाव जीतता है, अगर वो सत्ताधारी दल यानी रूलिंग पार्टी में नहीं है तो वो अपनी कुर्सी और अपने फायदे के लिए आसानी से अपनी पार्टी बदल लेता है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, हम वोट क्यों दे रहे हैं? और आज ऐसे बिखरे हुए वर्तमान में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम और उनके विचार सबसे ज्यादा याद आते हैं। बाबा साहब ने दशकों पहले इसी राजनीतिक अवसरवाद, भ्रष्टाचार और नैतिकता के टूटने की चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि अगर समाज के भीतर संवैधानिक नैतिकता नहीं बची तो लोकतंत्र सिर्फ एक खोखला ढांचा बनकर रह जाएगा। आज हम सीधे बाबा साहब के उन मूल विचारों को देखेंगे जो उन्होंने हमारे भविष्य के लिए बेहतर बनाने के लिए लिखे थे। लोकतंत्र, मैं आपसे कहूं कि इस एक शब्द के पीछे सदियों का संघर्ष छुपा है। तो इसकी असली परिभाषा क्या है? बाबा साहब ने जब दुनिया के तमाम देशों की राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, वे हमारे सामने दुनिया के बड़े बड़े विचारकों की परिभाषाएं रखते हैं ताकि हम समझ सके कि आम दुनिया क्या सोचती है और रियलिटी क्या है। वे इंग्लैंड के मशहूर राजनीतिक चिंतक वॉल्टर बेजहॉट का जिक्र करते हैं, जिन्होंने ब्रिटिश संविधान का एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था। वॉल्टर बेजहॉट ने लोकतंत्र को बहुत ही सीधे शब्दों में परिभाषित किया था, गवर्नमेंट बाय डिसीजन, यानी चर्चा और विमर्श पर आधारित शासन व्यवस्था। एक ऐसी जगह जहां लोग बैठकर आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, बहस करते हैं और चर्चा के जरिए देश चलाते हैं। जरा आंखें खोलकर हमारी चर्चाओं को देखिए। क्या हमारे न्यूज चैनलों पर, हमारी संसद में या हमारे समाज में कोई सार्थक चर्चा होती है? आप कमेंट करके बताइए। अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक अब्राहम लिंकन की उस अमर परिभाषा को सामने लाते हैं, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार। सुनने में ये परिभाषा बहुत सुंदर लगती है, लेकिन बाबा साहब सिर्फ इस सुंदरता से संतुष्ट होने वाले इंसान नहीं थे। वे जानते थे कि कागज पर लिखी गई हर परिभाषा तब तक खोखली है जब तक समाज के भीतर का इंसान भूखा है, जब तक एक इंसान दूसरे इंसान को नीचा समझता है। इसीलिए इस सारी परिभाषाओं को मंथन करने के बाद बाबा साहब दुनिया के सामने लोकतंत्र की वो अनूठी क्रांतिकारी परिभाषा देते हैं जो आज के हर नागरिक की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देती है। बाबा साहब ने लिखा था कि लोकतंत्र महज सरकार का कोई ढांचा नहीं है, ये मूल रूप से साथ मिलकर जीने का एक तरीका और साझा अनुभवों का आदान प्रदान है। ये अनिवार्य रूप से अपने साथी मनुष्य के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव है। आगे जाकर बाबा साहब कहते हैं, अगर आपके देश में नियमित चुनाव हो रहे हैं, सरकारें बदल रही है, बड़े बड़े हाईवे और गगनचुम्बी इमारतें बन रही है, लेकिन समाज का गरीब और गरीब होता जा रहा है, कमजोरों पे जुल्म बढ़ते जा रहे हैं और चंद पूंजीपतियों के हाथों में देश की पूरी दौलत समेटी जा रही है, तो समझ जाना कि वहाँ लोकतंत्र सिर्फ एक लाश है जिस पर चुनावी रंग छिड़का गया है। लोकतंत्र की एक असली कसौटी यह है कि वो बिना किसी तलवार के, बिना किसी गोली के समाज में बराबरी और न्याय ला पा रहा है कि नहीं। बाबा साहब हमें सीरिया का उदाहरण देते हैं। एक दौर था जब सीरिया में एक लोकतंत्र निष्ठ सरकार हुआ करती थी, लोग आजाद थे, व्यवस्थाएं नियम से चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे जनता सो गई, संस्थाएं कमजोर हो गई और कुछ सालों के भीतर वहां एक सैन्य विद्रोह हुआ। सेना के कमांडर ने तख्ता पलट कर दिया। लोकतंत्र की वो पूरी इमारत मिलिट्री के भारी बूटों के तले कुचल कर रख दी गई। सीरिया का लोकतंत्र एक रात में हवा में विलीन हो गया और वहां दशकों लंबी तानाशाही का काला साया छा गया। इसके बाद वे इजिप्ट के इतिहास की उस भयानक रात के पास ले जाते हैं, साल 1982। इजिप्ट में बहुत बड़े संघर्ष के बाद एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। लोगों को लगा था कि अब उनके दिन बदलेंगे, अब वे अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। ये व्यवस्था लगातार 30 सालों तक चलती रही, लेकिन ठीक 30 साल बाद अचानक एक रात ऐसी आई जब किंग फारूक को देश से बाहर खदेड़ दिया गया। जनरल नुगुई और कर्नल नासिर के सैन्य गुट ने
पूरी तरह से सत्ता पर कब्जा कर लिया और देखते ही देखते पलक झपकते ही इजिप्ट का पूरा लोकतांत्रिक ढांचा हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया गया। बाबा साहब इन उदाहरणों को देकर हमें डराना नहीं चाहते थे, वे हमें जगाना चाहते थे। वे कहना चाहते थे कि अगर देश की जनता जागरूक और विचारशील ना हो तो किसी भी देश के लोकतंत्र को सीरिया या इजिप्ट बनने में देर नहीं लगती। बाबा साहब ने साफ कह दिया था कि अगर हमें अपना लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है तो इसके रास्ते में आने वाले तमाम पत्थर और कंकड़ों को हटाने के लिए हमें आज ही ठोस कदम उठाने होंगे। और उन्हीं कदमों के रूप में बाबा साहब ने 7 ऐसी बुनियादी नियम बताए जिनके बिना कोई भी लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता। आइए एक एक कर उन 7 स्तंभों को समझते हैं। सामाजिक और आर्थिक असमानता। वे कहते हैं कि एक ऐसा समाज लोकतंत्र को कभी जिंदा नहीं रख सकता जहां एक वर्ग को जन्म से ही सारे विशेष अधिकार मिले हो और दूसरा वर्ग हमेशा दबा कुचला, पीड़ित और लाचार बना रहे। यहाँ बाबा साहब अब्राहम लिंकन के उस ऐतिहासिक कथन को दोहराते हैं, एक घर जो भीतर से ही खुद के खिलाफ बटा हुआ हो वे कभी सीधा खड़ा नहीं रह सकता। आज हमारे समाज को देखिए, एक तरफ देश के चंद अरबपतियों की संपत्ति आसमान छू रही है और दूसरी तरफ एक आम इंसान बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। बाबा साहब ने संविधान सभा में चेतावनी दी थी कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीतिक में हमारे पास समानता होगी जहां एक आदमी एक वोट होगा और हर वोट की कीमत बराबर होगी, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। अगर हम इस विरोधाभास को जल्द से जल्द खत्म नहीं करते तो असमानता से पीड़ित लोग इस लोकतांत्रिक ढांचे को ही उड़ा देंगे। जब तक समाज के हर इंसान को समान मूल्य यानी वन मैन वन वैल्यू नहीं मिलता तब तक राजनीतिक आज़ादी सिर्फ एक छलावा है। बाबा साहब कहते हैं कि लोकतंत्र को जिंदा रहने के लिए देश में एक मजबूत, ईमानदार और जीवित विपक्ष का होना अनिवार्य है। बाबा साहब ने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी, जिस देश में सिर्फ एक ही पार्टी का राज हो, जहां विपक्ष पूरी तरह कुचल दिया जाए, वे व्यवस्था चाहे खुद को कितना भी बड़ा लोकतंत्र कहे, वे असल में शुद्ध रूप में एक क्रूर हुकुमशाही यानी तानाशाही ही है। यहाँ बाबा साहब हमें प्रोपोगेंडा और पब्लिक एजुकेशन के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर समझाते हैं। वे कहते हैं कि प्रोपोगेंडा यानी विज्ञापन का मतलब होता है कि किसी भी सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखना, लेकिन एक ऐसा शासन जो जनता की शिक्षा और भलाई पर टिका हो। उसका कर्तव्य है कि वे देश के सामने आने वाले हर सवाल के दोनों पहलुओं की पूरी ईमानदारी के साथ जांच करें, और ये काम विपक्ष के बिना मुमकिन नहीं है। बाबा साहब इंग्लैंड और कनाडा का उदाहरण देते हैं। वहाँ संसदीय लोकतंत्र को इतना पवित्र माना गया है कि उनके संविधान ने विपक्ष के नेताओं को किसी दुश्मन की तरह नहीं बल्कि सरकारी खजाने से वेतन और भत्ता देने का नियम बनाया, ताकि सत्ता के कमियों को उजागर करने वाली आलोचना का आवाज कभी बंद न हो। आज के दौर में सत्ता से सवाल पूछने वाले को देशद्रोही कह दिया जाता है, तब बाबा साहब की ये बात कितनी जरूरी लगती है। वे कहते हैं कि एक अच्छा लोकतंत्र में नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता होनी चाहिए और बिना किसी ठोस जांच के मनमानी तरीके से जेल में बंद करने से मुक्ति मिलनी चाहिए। अगर किसी समाज में डर का माहौल है तो वहाँ लोकतंत्र सांस नहीं ले सकता। बाबा साहब का तीसरा नियम सीधे देश की प्रशासकीय व्यवस्था पर विचार रखते हैं। वे कहते हैं कानून के सामने हर नागरिक बराबर होना चाहिए और देश का प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। बाबा साहब इसके लिए अमेरिका के पुराने स्पॉइल सिस्टम का उदाहरण देते हैं, जहां चुनाव जीतने के बाद सत्ताधारी पार्टी के प्रशासक के सारे ईमानदार अफसरों को हटाकर अपनी पार्टी के वफादार और चहेते को कुर्सियों पर बैठा देती थी। बाबा साहब ने इस लोकतंत्र के लिए एक धीमा जहर बताया था। इसे कहते हैं सोर्स सिफारिश और करप्शन। वे कहते थे कि जब तक एक आम और गरीब नागरिक को बिना किसी सिफारिश, बिना किसी राजनीतिक दबाव या बिना किसी रिश्वत के उसका कानूनी हक नहीं मिलता, तब तक कागज पर लिखी लोकतंत्र सिर्फ एक मजाक है। देश की नौकरशाही और प्रशासक को किसी राजनीतिक दल का गुलाम नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ संविधान का वफादार होना होगा। संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पालन करना। इस बात को समझने के लिए वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन का एक ऐसा ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं जो आज की कुर्सी से चिपकने वाली राजनीति को आईना दिखाता है।
जब अमेरिका का संविधान बना तो उसमें ये पाबंदी नहीं थी कि एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है। जॉर्ज वॉशिंगटन देश के सबसे लोकप्रिय नेता थे। लोग उन्हें पूछते थे, वे चाहते तो मरते दम तक उस सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ सकते थे, लेकिन 2 कार्यकाल पूरे होने के बाद उन्होंने खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया ताकि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा की शुरुआत हो सके। बाबा साहब इंग्लैंड के राजा 8वें एडवर्ड का भी जिक्र करते हैं, जिन्होंने जनता और संसद की इच्छा का सम्मान करते हुए खुद अपने हाथों से राज सिंहासन का त्याग कर दिया था। सच्चा लोकतंत्र वही है जहां नेता के भीतर सत्ता का अहंकार ना हो और वे अपने कुर्सी से बड़ा देश के नैतिक मूल्यों को समझे। बाबा साहब का 5वां नियम, हमारी सामूहिक सामाजिक अंतरात्मा। इस गहरे मानवीय सच को समझने के लिए बाबा साहब दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि वह जब अश्वेतों और भारतीय मूल नागरिकों पर गोरे शासक अमानवीय अत्याचार कर रहे थे, तब कुछ गोरे नागरिक अपनी ही जाति के सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। क्यों? उन्हें क्या जरूरत थी? उनके ऊपर तो कोई आंच नहीं आ रही थी। वे इसलिए खड़े हुए क्योंकि उनकी सामाजिक अंतरात्मा जाग उठी थी। उन्हें पता था भले ही इस अन्याय का शिकार वे खुद नहीं है, लेकिन एक इंसान के नाते किसी दूसरे इंसान पर हो रहे दर्द उन्हें बर्दाश्त नहीं था। लेकिन इसके तुरंत बाद बाबा साहब बड़े ही भारी मन से हमारे अपने देश के गाँव की कड़वी हकीकत हमें बताते हैं। वे कहते हैं कि हमारे गाँव में जब किसी कमजोर या अछूत इंसान पर अत्याचार होता है, उनकी बस्ती का पानी बंद कर दिया जाता है, तो समाज के बाकी लोग चुपचाप अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। वे तमाशा देखते हैं। वे आगे आकर अन्याय का मुकाबला नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं ये जुल्म तो मेरे ऊपर तो नहीं हुआ या मेरे समाज पे तो नहीं हुआ। बाबा साहब कहते हैं, जब तक हम किसी और का दर्द को अपना दर्द नहीं मानते, तब तक हमारी सामूहिक अंतरात्मा नहीं जागेगी। तब तक हम एक लोकतांत्रिक समाज कहलाने के हकदार नहीं हैं। लोकतंत्र के नाम पर आज जो सबसे बड़ा भ्रम फैलाया जाता है, बाबा साहब का ये 6वां नियम उसी पर अपने विचार रखते हैं। वे कहते हैं, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ बहुमत की तानाशाही नहीं है, बल्कि इसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनका भरोसा सबसे अनिवार्य शर्त है। बाबा साहब ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों बाल्डविन और चर्चिल के दौर का संदर्भ देते हुए समझाते हैं कि असली लोकतंत्र वो नहीं है जहां बहुसंख्य वर्ग अपने ताकत के नशे में चूर होकर दूसरों को दबाने लगी। सच्चा लोकतंत्र वही है जहां समाज के सबसे छोटे, सबसे कमजोर और अल्पसंख्यक समुदाय को ये पूरा भरोसा हो जाए, ये मेरा भी उतना ही घर है जितना कि आपका। और अंत में बाबा साहब अपने 7वें नियम को सामने रखते हैं। वे कहते हैं, आप चाहे जितना बेहतरीन कानून बना ले, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिख ले, लेकिन अगर आपके समाज के भीतर नैतिकता ही नहीं है तो सब बेकार है। कानून तो केवल बाहर से सजा का डर दिखाता है, लेकिन नैतिकता इंसान को अंदर से सही रास्ता दिखाती है। एक दूसरे के प्रति सम्मान, ईमानदारी और भाईचारा, यही तो नैतिक मूल्य है। आज के इस डिजिटल मोड पर खड़े होकर जब हम बाबा साहब के इन 7 बुनियादी स्तंभों को सुनते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हम इतिहास से कितना दूर भटक चुके हैं। लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार उंगली पर शाही लगाने वाला त्योहार नहीं है। ये हमारे और आपके बीच का रोज का व्यवहार है। ये इस बात में है, जब किसी बेसहारा पर आँच आती है तो आपकी अंतरात्मा कितनी तड़पती है। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन, अपनी सेहत सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दी ताकि इस देश के हर एक नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन मिल सके। उन्होंने सिर्फ हमें अधिकारों की एक किताब नहीं सौंपी थी, उन्होंने हमें एक दूसरे का हाथ थामकर जीने की जिम्मेदारी सौंपी थी। लोकतंत्र कोई ऐसा फलदार पेड़ नहीं है जिसे एक बार रोप दिया तो बिना देखभाल के हमेशा फल देता रहेगा। अगर इसकी जड़ों में नागरिक जागरूकता का पानी न डाला जाए तो लोकतंत्र को ढहने में एक रात से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। जय भारत, जय संविधान, जय भीम।